नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्सा और समय चैनल पर। मेरा नाम प्रमोद वर्मा है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक अहम किस्से से मिलवाना चाहता हूँ। वैसे तो कुछ साल और नौकरी कर सकता था मैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खबर आई कि इस बार भी मुझे नज़रअंदाज कर मेरे एक जूनियर अफसर को सब जज बना दिया गया। पहले की तरह इस बार भी मैं चुप रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैंने डॉक्टर को चिट्ठी के साथ जल्दी से इस्तीफा देने की अर्जी भेज दी। मुझे पूरा यकीन था कि अर्जी मंजूर हो ही जाएगी। वैसे तो मैं तेज और ईमानदार काम करता था, जिससे कि लोग सब खुश रहते। मेरा व्यवहार भी सबको पसंद आता था, फिर भी मेरे साथ ये अन्याय हुआ। इसके पीछे की असली वजह बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं बताता हूँ। मेरी नौकरी की शुरुआत में एक बार एक नौजवान आईसीएस अफसर जिला जज बनकर मेरे दफ्तर का निरीक्षण करने आया। एक छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच एक बहस हो गई। वो बहस बढ़ते बढ़ते एक बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। वो जज मेरे काम में गलती ढूंढने लगा, लेकिन कोई बड़ी गलती मिल नहीं पाई। इससे वो जज खुश नहीं हुआ। उसके कुछ फैसले हाई कोर्ट में टिक नहीं पाए, जिससे उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जब मेरा तबादला हुआ तो मैं उस जज से मिले बिना ही चला गया। मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी गलती थी, जो शिष्टाचार के खिलाफ थी। इसके बाद कई साल बीत गए। मैं इस बात को भूल गया, लेकिन वो जज नहीं भूला। कुछ दिन पहले ही इसका सबूत मिला। अब वही अफसर हाई कोर्ट में आ गया था, और वो भी प्रमोशनों का फैसला करने वाला अफसर बनकर। मैं सीनियर था, मेरा काम बहुत अच्छा था, मेरी तरक्की में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अचानक देखा गया कि मेरे जूनियर अफसर को सब जज बना दिया गया। और यही नहीं, मेरे और नीचे 3 लोग जो जूनियर थे, उनको भी मुझे छोड़कर प्रमोट कर दिया गया। जो लोग अंदरूनी बातें नहीं जानते, वो कहेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो सरकारी नौकरी है। और सरकारी नौकरी में भी इतनी बड़ी सरकारी नौकरी, ये कोई काजियों का समय थोड़ी है। लेकिन जो अनुभवी लोग हैं, वो कहेंगे कि ऐसा ही नहीं, इससे भी ज्यादा गलत होता है। मैं समझ गया था कि अब इससे छुटकारा पाना ही ठीक है। आत्मसम्मान और नौकरी, दोनों नावों पर पैर नहीं रखा जा सकता। मैंने फैसला कर लिया और इस बार उसे पूरा किया। मेरे घर में कई नौकर नौकरानियां थे। उस दिन जब मैं अदालत से खुश होकर लौटा, मैंने कपड़े बदले, हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए बैठा और बोला अपनी पत्नी से, छोड़ो, इतने सालों बाद आज़ादी मिली है, ये सब छोड़। सरकारी चिट्ठी तो नहीं आई, लेकिन हाई कोर्ट में एक दोस्त का तार आया है कि अब मेरी जेल की मियाद खत्म हो गई। अब देर नहीं करनी चाहिए। मेरी पत्नी पास ही की कुर्सी पर बैठकर सिलाई कर रही थी, और मेरी बेटी सोनाली पंखा झल रही थी। दोनों चौंक पड़े। मेरी पत्नी ने पूछा, इसका मतलब? मैं बोला, तुमने सुना होगा, इस बार भी गोविंदनाथ बाबू को 6 महीने के लिए सब जज बना दिया गया। जब से साहब हाई कोर्ट में आए हैं, 3 साल से यही हो रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। सोचा वो एक दिन समझेंगे, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो दिन नहीं आएगा। अब और नहीं सह सकता, वरना अपना आत्मसम्मान ही खो बैठूंगा। मेरी पत्नी कल ही पड़ोसी के घर से ऐसी ही बात इशारे में सुनकर आई थी, लेकिन अब भी वो पूरी तरह समझ नहीं पाई। उसने कहा, आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं होता। तुम्हारा आत्मसम्मान बचा रहा, ये ठीक है, लेकिन किया क्या? मैं बोला, जो कर सकता था वो किया। क्या किया? इस्तीफा दे दिया।
मेरी पत्नी के हाथ से सिलाई का सामान गिर गया। कुछ देर चुप रहकर बोली, क्या कह रहे हो? कितने लोगों को भूखा मारने का इरादा है? अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो मैं कसम खाकर कहती हूं खुदकुशी कर लूंगी। मैं चुप बैठा रहा। अगर अर्जी दे ही दी है तो कल ही वापस लो। तो क्या तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? तुम पति हो, अगर तुम अपनी इज्जत खुद खत्म करना चाहो तो। या कुछ कहने ही वाला था कि मेरी बेटी सोनाली बीच में बोल पड़ी, पिताजी इस समय मां से बहस मत करो। मेरी पत्नी उससे गुस्से में बोली, सोनाली जा यहां से। अगर जाना ही है तो पिताजी को साथ ले जाऊंगी, उन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। चलो पिताजी, नदी किनारे टहल जाएं। हम दोनों सचमुच निकलने लगे। इतने में ही मेरी पत्नी ने कहा, एक बार भी नहीं सोचा कि इतने लोग क्या खाएंगे? मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इस बार भी सोनाली फिर बोल पड़ी, मां पेंशन मिलेगी, 300 रुपये से कम क्या होगी? बगल वाले संजीव बाबू के पास भी 9-10 लोग हैं, वो तो 60 रुपए में घर चला लेते हैं, तो हम क्यों नहीं? मेरी पत्नी का धीरज टूट गया। बोली, जा चली जा, जब अपनी गृहस्थी हो तब समझाना, मेरे घर में दखल मत देना। सोनाली बोली, ठीक है माँ, पिताजी को लेकर चली जाऊंगी। तुम और भैया पेंशन के पैसे ले लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी स्कूल में पढ़ा कर पिताजी का खर्च चला लूंगी। मेरी पत्नी कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोनाली ने कहा, चलो पिताजी, देर हो जाएगी। मैं उठा ही था कि सविता ने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, क्या ये फैसला बदला नहीं जा सकता? मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे सुख दुख की साथी हूं, तो अब मेरे दुख का भी हिस्सा बनो। मैं तैयार हूं, लेकिन इज्जत बनाए रखने के लिए पेंशन काफी नहीं। अगर इज्जत का मतलब पैसा है तो वो मैं नहीं मानता। पर सोनाली की शादी कैसे होगी? सोनाली ने कहा, माँ शादी की चिंता मत करो, संजीव बाबू ने 2 बेटियों की शादी कर ली है, हम भी कर लेंगे। मेरी पत्नी गुस्से से चिल्लाई, सोनाली मेरी आंखों के सामने से हट जा। जा रही हूं माँ, चलो पिताजी। बगल के कमरे में मेरा बेटा राहुल कविता लिख रहा था। तीसरी बार आईए की तैयारी कर रहा था। उसकी कविताएं सिर्फ नई राहें नाम की पत्रिका में छपती थी। सोनाली हंसकर कहती, भैया ये चिट्ठी दोस्तों को मत दिखाना। क्यों? यूं ही कह रही हूं। वैसे मेरा बेटा कविता अपनी बहन को पढ़ाकर सुधारता था। कभी कहता, तेरी तरह मैंने पिताजी से संस्कृत साहित्य नहीं सीखा है, लेकिन 10 रुपए में एक पंडित रख लूंगा। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। इसी बीच में मेरी पत्नी की आवाज आई, जानता है राहुल कितना बड़ा नुकसान हो गया? तेरे पिताजी ने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें सब जज नहीं बनाया गया। ये सब जलन है। राहुल हैरानी से बोला, क्या? नौकरी छोड़ दी? ये क्या मजाक है? इतने में मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहूं कि मेरी बेटी चिल्लाई, ओहो दुनिया में इतनी हिम्मत! पिताजी चलो, वरना यहां मैं मर जाऊंगी, चलो आप चलो। मेरे अंदर तो चलने का बिल्कुल सामर्थ्य ही नहीं था। मेरी बेटी ही मुझे आराम से उठाकर बाहर बाहर घुमाने के लिए ले गई। आप लोग ही बताएं, क्या मैंने गलत फैसला लिया या सही?